ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। ठीक है, आप सोचोगे सर कहाँ गायब हो गए थे आप। यार देखो, बात ऐसी है, लाइफ में कभी कभी ऐसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं कि उससे निकलना, बहुत जल्दी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ दिनों से मैंने ये देखा कि जो मेरी बचपन की आदत थी कि भाई कुछ भी बीमार हो और एकदम से टैबलेट खा लो, तो वो थोड़ा इस बार हेल्प नहीं करा। ठीक है, तो फाइनली मैंने इतने दिनों में ये पाया कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा योगा भी लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि जो मुझे हेल्थ इश्यूज हुए थे, उसने जिसने मुझे हिम्मत दी वो योगा ही था, जिसने मुझे हिम्मत दी। मतलब हुआ कहता है, होता ना कि जब एक बार सारा पहाड़ टूटता है, तो मेरे को सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ ही हो गए। ऐसे नहीं, सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल चल रहे थे, एक अलग चल रहा था, एक अलग चल रहा था। हुआ तो पता नहीं क्या किस्मत चली गई, एकदम से सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ ही आ गए। फिर उसने सारे हेल्थ इश्यूज में यार, आप दुनिया भर की दवाई तो खा नहीं सकते। दुनिया भर की दवाई मैं नहीं खा सकता हूँ। लाइक मैं आपको एक बात बोलूँ, जब मैं अपना, जैसे मेरा जो बीटेक पास आउट है वो 2010 का है। मैं 2006 से लेकर 2010 तक, मतलब मेरा बैच था बीटेक का। तो हुआ क्या कि 2005 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ए आई ट्रिपल की, क्योंकि मैं एनआईटी गया था, तो मैंने आईटी की प्रिपरेशन करी थी। ए आई ट्रिपल की हमारे जमाने में ए आई ट्रिपल हुआ करता था। तो जब ए आई ट्रिपल की प्रिपरेशन करी, तो उसी टाइम मुझे सर दर्द चालू हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2005 से लेके आज की तारीख से एक महीने पहले तक, मतलब सोच लो कितने साल हो गए, मुझे अपना सर दर्द होता था। इसको माइग्रेन बोलते हो आप लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आदत क्या थी कि हल्का सा भी सर दर्द हुआ और आपने टैबलेट खा ली, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके फील हुआ कि यार ये तो बुरी आदत लगती है कि भाई हर चीज़ में दवाई खाना ठीक नहीं होता। और जो मुझे नए हेल्थ इश्यूज हुए उसमें सर दर्द भी साथ में हो रहा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे कि धीरे चलता था तो सांस फूलने लग जाती थी। हेल्थ इश्यूज आज भी है, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत अभी भी हैं। बट मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिलीव नहीं करोगे, आज से कुछ दिनों पहले, कि मुझे नींद नहीं आती थी। और नींद ना आने पर डॉक्टर ने लिख दी मुझे स्लीपिंग पिल। स्लीपिंग पिल। क्योंकि मैं डॉक्टर से बोलता रहा कि सर मैं तो सर परेशान हो रहा हूँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही, ना मैं जग पा रहा हूँ, ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था यार। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एंग्जाइटी हो गई है। एंग्जाइटी हो गई, आपको स्लीपिंग पिल खानी पड़ेगी। तो भाई मैं तो स्लीपिंग पिल खा नहीं सकता यार, क्योंकि मुझे पता है कि स्लीपिंग पिल ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक बार आदत पड़ जाए तो फिर वो छूट नहीं सकती। भाई लाइफ में ऐसी बहुत बुरी आदतें हैं। अब और बुरी आदतें कैसे चलेगी? स्लीपिंग पिल तो बुरी आदत ही है। देखो किसी कुछ कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। तो भाई जब डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल लिखी, मैं तो पागल हो गया यार कि स्लीपिंग पिल, एक तो इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, स्लीपिंग पिल खानी चालू कर दी तो फिर तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। जिसको डॉक्टर ने बोला कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी में नींद नहीं आती, टेंशन होती है। आप बिलीव नहीं करोगे फिर मैंने क्या करा। आप सोचोगे, देखो मैं योगा वोगा, आप मेरे को इतने सालों से देख रहे हो, मैंने कभी बोला नहीं योगा के बारे में, बट सीरियसली मुझे अब जो फायदा मिला ना थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा होकर लेक्चर दे पा रहा हूँ, वो मुझे योगा ने दिया है। और देखो, जब डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल दिया उस दिन मैं पागल हो गया कि यार स्लीपिंग पिल तो नहीं खानी है। आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या फॉलो करा, और मुझे आज तक एक बार भी स्लीपिंग पिल खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। देखो हुआ क्या कि मैंने अपनी लाइफ में दो चीज़ों को ऐड करा, जो आज तक मैंने ऐड नहीं करा था, वो दो चीज़ों को मैंने ऐड करा। एक है आपका योगा, ठीक है। योगा आपको प्लस थोड़ा बहुत मैं आयुर्वेदिक टैबलेट भी खाई मैंने, लाइक एलोपैथी को साइड में रखा और मैंने आयुर्वेदिक को फॉलो करा, ठीक है। और दूसरा मैंने ऐड करा अपने साथ मेडिटेशन। हम सोचते थे यार मेडिटेशन से क्या होता है, योगा से क्या होता है। भाई बिलीव नहीं करोगे, बहुत कुछ होता है। मैं आपको बताता हूँ, 2005 से लेके मुझे, देखो हेल्थ इश्यूज तो और भी मेजर हुए थे, एक साथ ही सारे हो गए थे। तो 2005 से जो मेरे को सर दर्द होता था वो मैंने, बिलीव नहीं करोगे, मैंने टोटली अपना खत्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योगा एंड सम आयुर्वेदिक टैबलेट्स। लाइक मैं आपको बोलूँ तो मैंने अनुलोम विलोम करा, भ्रामरी करा और भ्रस्तिका करा। मतलब मैं आपके मेरे मुंह से आपको योगा पहली बार सुनाई में दे रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुलोम विलोम करा, भ्रामरी करा और भ्रस्तिका करा, ये 3 टाइप की योगा मैंने करे। और उससे मेरा हेड है, और फाइनली मैंने एक साथ में टैबलेट भी खाई थी, इसको बोलते हैं मेधावटी। देखो मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, जिससे मुझे फायदा हुआ है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर खड़े होकर लेक्चर दे पा रहा हूँ। क्योंकि लेक्चर्स देने में यार बहुत शांति चाहिए दिमाग के अंदर, और मैं ना पिछले 1 डेढ़ महीने से बहुत परेशान हूँ, है ना। आंसू भी निकला आंखों से, इतना परेशान हो गया था मैं। तो मैंने क्या करा, आपको जो सर दर्द होता है ना, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा। अनुलोम विलोम करा, अनुलोम विलोम के बाद मैंने आपका भ्रस्तिका और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम मैंने करे। और इसके बाद साथ में मैंने ली मेधावटी। मेरा माइग्रेन टोटली जा चुका है। मतलब जो मैं बचपन से टैबलेट खा रहा था 2005 से, बचपन तो क्या जब मैं तैयारी कर रहा था तब से मेरा हेडेक सही नहीं हुआ, और अब मैंने अपना हेडेक सही कर लिया और मुझे अब हेडेक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात आंसर आता है स्लीपिंग पिल का। तो स्लीपिंग पिल के लिए आपने एक इंसान का नाम सुना होगा, जिसका नाम है श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री रविशंकर जी की एक होती सुदर्शन क्रिया। मतलब यार जब मैं अपने ऑफिस में था तो मेरा सीनियर है ना, सुदर्शन क्रिया जैसे होता क्या था, सैटरडे को हाफ डे हुआ, तो मेरे जो सीनियर थे, मतलब
बहुत सीनियर थे, वो एक योगा कराते थे। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, तो बोलते थे सुदर्शन क्रिया हम आपको कराएंगे। तो मैं तो सोचा क्या यार, क्या होता है ये, अपना क्या है, अपने को तो नौकरी करके भाई निकल जाना है, तो कौन सोचता है कि योगा करो। उस टाइम मेरे को याद है, आज से 4 साल पहले वो हमें इन्वाइट करते थे सुदर्शन क्रिया करने के लिए। एक्चुअली जो एंजाइटी होती है ना, इसमें आपको नींद नहीं आती है, आप बिलीव नहीं करोगे। आप, मैं क्या करता, डेली आधा घंटा सुदर्शन क्रिया करता था। अब मेरे को नींद आती है तो मैं सुदर्शन क्रिया नहीं करता हूँ, मैं पहले करता। तो मैंने जिस दिन स्लीपिंग पिल लिखी उसी दिन मैंने सुदर्शन क्रिया चालू करी, जो आपको टेंशन को रिलीव कर देता है, प्लस आपको जबरदस्त नींद लेके आता है। तो देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके भी सर दर्द होते होंगे, कभी कभार आपको टेंशन हो जाती होगी। देखो, मैं और भी चीज़ों से जूझ रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको 2 मेजर चीज़ें बताई है। तो एंजाइटी से आपको नींद नहीं आती है, ना अपने लाइफ में सुदर्शन क्रिया चालू कर दो। आपको पता है ना, मैं इन चीज़ों को पढ़ने, अपन तो कूल डूड है, मस्ती करी, नौकरी करी, मस्ती करी, घूमने चल गए, अपनी लाइफ ये थी, है ना। आज भी घूमने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अपनी लाइफ में मैंने योगा को ऐड करा है। अपनी लाइफ में योगा प्लस मेडिटेशन को ऐड कर लो, अगर लाइफ में आगे फायदा, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, आपको होना ही चाहिए। मैं देखो प्रमोट नहीं करता, मेरे को आपने देखा होगा, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि भाई इसका फायदा है। आपने देखा होगा, मैं कभी पॉलिटिक्स की बातें भी नहीं करता, कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, कौन अच्छी है मुझे पता नहीं भाई, मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता। बट जिस चीज़ से मुझे फायदा हो रहा है ना, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनली ये तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, मान चलो कि मैं 7-8 चीज़ों से एक साथ जूझ रहा हूँ, जिसमें धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को खत्म कर लिया, धीरे धीरे कुछ चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ, अभी भी सही करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो एट द एंड फाइनली कंक्लूजन ये है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा योगा स्टार्ट करो। और अगर आपको नींद नहीं आती है, लाइक आपको लगता है कि यार मुझे सुबह 4 बजे पढ़ना है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि सुबह आपको 4 बजे, हम भी जब तैयारी कर रहे थे हम 4 बजे जगते थे, तो और होता क्या, मान लो कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको पता है कि 8 बजे के बाद आपको जग जाना है, क्योंकि आपको 4 बजे जगना है, और आपको नींद नहीं आ रही, तो आप भैया सुदर्शन क्रिया करो, आधा घंटा यूट्यूब से निकालो सुदर्शन क्रिया, जैसे वो बोलता जाए वो सुदर्शन क्रिया फॉलो करते रहो, आपको जबरदस्त नींद आएगी। ट्रस्ट मी, मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें स्लीपिंग पिल लिखी है, बट मैंने स्लीपिंग पिल नहीं किया, क्योंकि मैंने भी डॉक्टर को कहा था कि सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, भैया मैंने स्लीपिंग पिल आज तक नहीं खाई, ठीक है। एट द एंड फाइनली यही बोलूँगा, अपना लाइफ में थोड़ा सा योगा को ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि 100% ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं, एलोपैथिक में जो दवाई खाते हो नहीं होता, और हमें थोड़ी दवाइयों की आदत लगानी भी नहीं चाहिए। हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम तो बचपन से दवाई खाते आते थे, जो भी दर्द हुआ हेडेक की खाली दवाई है, तो अपनी लाइफ से थोड़ी दवाइयाँ को अवॉइड करो। और मेरे को इतना पता है कि आज 1.5 महीना हो गया, मैंने एक भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है, टोटली आयुर्वेदिक पे जा चुका हूँ मैं, टोटली मैं ये नहीं कहता लाइफ में एलोपैथी की जरूरत है, आयुर्वेदिक की सबकी जरूरत है लाइफ में, हम कभी एलोपैथी की बुराई नहीं करेंगे, एलोपैथी बहुत अच्छी, बचपन से हमें तो भाई जैसे वैक्सीनेशन होता है, लाइक बच्चा पैदा होता है तो सब एलोपैथी ही होता है, तो एलोपैथी भी मस्त है, बट 100% मत जाओ उस पर, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में योगा को भी एंटर करो, ठीक है। चलो करते हैं। तो इतने दिनों का जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया। अरे अच्छा, आपको याद होगा, मैं आपको बीच में बोलता भी था कि यार मेरी सांस फूलती है, आपको याद होगा, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई हैं, बहुत, मैं तो भगवान से बोल रहा था, भगवान क्या बात हो गई कि एक सारी चीज़ें एक साथ ही दे दी, मेरे आंखों से तो आंसू भी आ गए कि यार इतनी चीज़ें एक साथ आपने दे दी। तो ठीक है, धीरे धीरे करके, अपना तो हिम्मत वाला आदमी है भैया, सिंपल सी बात है, अपन डरते किसी से है नहीं, अपन ने धीरे धीरे करके क्या करा, चीज़ों को बैलेंस करा, और माइंड को मैंने बहुत अच्छे से बैलेंस करा यार। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी, सीरियसली, मैं जो एकदम से मेरे को हेल्थ इशूज हो ना, फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, क्या है ये, सीरियसली। मैंने नहीं डरा, धीरे धीरे करके अभी अपना थोड़ा बहुत कवर कर लिया, थोड़ा बहुत रिकवर करना बाकी और है, ठीक है। जो आपको याद होगा कि मैं आपको बहुत बार बोलता था लेक्चर्स में यार कि मेरी सांस फूल रही है, वो सांस फूलना भी मैंने सही कर लिया, थोड़ा लिमिट तक 70% ठीक कर चुका हूँ, ठीक है। तो फाइनली, और हाँ, मुझे कभी टाइम मिला इन लेक्चर से तो मैं सीरियसली योगा के ऊपर बहुत कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको पता है यार, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, जब तक मुझे किसी चीज़ से फायदा नहीं होगा ना, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करने वाला, सिंपल बात, मैं किसी उसके बारे में बताऊंगा नहीं, हाँ जिससे मुझे फायदा होता है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हो इसलिए बताया, और मैं यही नहीं कहता आपसे कि हाँ अभी तक 100, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 1.5 महीना हुआ है, तो मुझे अभी लगेगा साल, 1-1.5 साल लगेगा, तब जाके शायद मैं अपने आप 100% रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। चालू करते हैं। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ रहे थे, और जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारे 2 टॉपिक कवर हुए थे। एक टॉपिक हमने कवर किया था डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड दूसरा हमने आर्चेस को कवर करा था। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आज के तारीख में जो हमारे पास कवर होकर रखा हुआ है वो है डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी, और दूसरा हमारे पास कवर होकर रखा हुआ है आर्चेस। तो दैट मींस 2 मेजर यूनिट हमने कर दी।
अब अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करें तो वैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे बहुत दिनों बाद देख के, बट मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों बाद पढ़ा के, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमने 2 टॉपिक मेजर कवर कर लिए, ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 3। अब शुरुआत में बता दूं तो उसका फायदा नहीं है, और हल्का सा अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं भाई डिटरमिनेट अगर मैं आपसे हल्की सी बात डिस्कस करूं डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट की, तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट की भाई हमने सब कुछ यूनिट्स में पढ़ कर रखा है। अगर हम बात करें डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा कर रखा हुआ है, बट हल्का सा मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपको पढ़ाने आया हूँ, तो मुझे हल्का सा रिवीजन आपको कराना पड़ेगा, हल्का सा, क्योंकि अभी हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिर एकदम से हम स्ट्रक्चर एनालिसिस चालू कर रहे हैं, तो उसका एकदम से उसमें घुस जाने के लिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि हमने क्या पढ़ा था, तो डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ने का थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्या थे कि भैया हमारे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है, लाइक 2D के अगर मैं मतलब समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 एंड मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट, इन तीनों को, लाइक अगर हम आपसे बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy, दैट मींस x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको 0 के इक्वल कर दो। भाई x डायरेक्शन में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साइन कन्वेंशन से आपको पता है, तो जितने भी फोर्सेस हैं उनको 0 कर दो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको 0 कर दो, और मूवमेंट जो है टोटल स्ट्रक्चर का, बीम का या जो भी है उसको आप 0 कर दो। तो बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को उसके फोर्सेस एंड मोमेंट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, सॉरी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमने स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर लिया, लाइक शियर फोर्स फाइंड कर लिया, लाइक बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिया, उसका डिफ्लेक्शन भी आपने फाइंड कर लिया, तो आपने क्या बोला भैया ये तो आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। और कभी कभार क्या होता है कि बाय यूजिंग हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाते और हमें एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। पढ़ा दिया था सब कुछ अच्छे से, यूनिट करा दी, गेट के, आईएएस के, जेई के सारे क्वेश्चन नहीं करा दिए, बट हल्का सा मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि एकदम से मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस चालू करा तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो हमें टचेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल धीरे धीरे चलेंगे कि भैया इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जो सॉल्व हो गया वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और जो सॉल्व नहीं हुआ वो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्योंकि इस टॉपिक की जरूरत आपको पड़ेगी, मैं जो यूनिट चालू कर रहा हूँ, लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने तो आपको डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी भी आपका काइनेमेटिक और स्टैटिक इनडिटरमिनेसी अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने तो आपको सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। लाइक अगर मैं बात करूं कि इनडिटरमिनेसी क्या होता है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, तो मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। हल्का सा रिविजन कराना पड़ेगा, अगर हल्का सा रिविजन मैंने आपको नहीं कराएगा तो थोड़ा सा इशू आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फटाफट देखते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, मैं ये पूरी यूनिट आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा अगर हम दोनों में देखो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए, आप ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है भाई। जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होता है वो सेक्शन के मटेरियल पर डिपेंड नहीं है। अगर हम में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, अगर हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट कभी भी जो भी मेंबर है लाइक बीम है उसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। वहीं पर जो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपका मटेरियल पे डिपेंड, दैट मींस द बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स वो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम डिटरमिनेट की बात करें, लाइक देखो कोई बीम है उसका भी मटेरियल होगा, लाइक Fe250 है, Fe500D है, तो अलग अलग मटेरियल है, या फिर ग्रेड अलग अलग है, या मान लो एल्यूमिनियम की बीम है, स्टील की बीम है, तो अलग अलग मटेरियल है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो इस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मटेरियल पे डिपेंड, जो भी मटेरियल होगा उसका अकॉर्डिंग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम जनरेट करेंगे या फिर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरा बात करूं तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम होता है वो कभी भी मेंबर के क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजियम है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अब बोलोगे सर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो भैया मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो वैसे तो मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस को पढ़ाते हुए बहुत कुछ सॉल्व के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली चालू कर दूंगा। लाइक अगर मैं मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आज की तारीख में भी आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, बट आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको 100% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा दूंगा।
अगर आप मुझसे ये उम्मीद रखोगे कि सर आप 100% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा दो मेरे को, तो वो पॉसिबल नहीं है यार। ऑलरेडी हमारे साल 65-70 लेक्चर 100 में कवर है, उन 70 लेक्चर 70 घंटे हमारे 100 में कवर्ड है, उनको मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस में पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, वो मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा, बट 100% रिवाइज नहीं करवाऊंगा। तो दैट मीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने चाहिए, तभी आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की, तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो आपका क्रॉस सेक्शन पर, लाइक एक तो मटेरियल पर डिपेंड नहीं था, दूसरा आपका क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता। वहीं पर अगर हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्रॉस सेक्शन लाइक ट्रेपेजोइडल है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, सब पर वो डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो मेजर की डिफरेंसेस क्या पड़े, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अकेले से सॉल्व नहीं होते, अलोन कैन नॉट बी सॉल्व बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलोन। इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स नीड सम एक्स्ट्रा इक्वेशन नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो आपको एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए होंगी जब अगर आपको इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा टेम्परेचर चेंज होता है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर गर्मी कम है, लाइक टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है। तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में टेम्परेचर चेंज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दैट मींस टेम्परेचर की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगर हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन कॉजेस स्ट्रेस, दैट मींस आप हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, दैट मींस डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम ये कंसीडर करके नहीं चलते कि उसके अंदर कोई भी स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। और वहीं पर अगर इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ तो हम ये 100% लेके चलेंगे कि हाँ भैया अगर इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई। देखो हमने एक, मेरे को मान लो एक पीईबी स्ट्रक्चर बनाना। पीईबी क्या होता है, आपने रेलवे में देखा होगा स्टील, मैं बताता हूँ पीईबी क्या होता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। पीईबी मींस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जो आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म्स या मेट्रो स्टेशंस पे देखा होगा, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए तो जैसे आप लाइक मेट्रो पकड़ोगे या रेलवे पकड़ोगे तो उनके ऊपर स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बना हुआ होता है। आप देखना जब भी आप प्लेटफॉर्म पढ़ोगे तो देखना स्टील स्ट्रक्चर्स होता है, कॉलम होता है, राफ्टर होता है और उनके ऊपर शेड्स लगा दिए जाते हैं, लाइक जिसको आप बोलते हो टीन शेड्स बोलते हैं, हम बोलते हैं शीट्स लगा दी, हम तो शीट्स बोलते हैं, अब उसको टीन शेड बोलते हो शायद, है ना, शीट्स लगा दी जाती हैं पतली पतली, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ऑलरेडी स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन कंपनी में बनकर आता है, लाइक कॉलम हो गया वो बनकर आता है और हम उसको असेंबल करते हैं एट साइड। तो मान लो कोई मेंबर छोटा हो गया, कोई मेंबर बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है यार। कोई भी मेंबर मान लो राफ्टर छोटा हो गया, राफ्टर मतलब जो इंक्लाइंड मेंबर होता है ना, या कॉलम हो गया जो वर्टिकल मेंबर होता है, कॉलम एंड राफ्टर झोपड़ी टाइप बनती है, ठीक है। तो मान लो उसमें कोई मेंबर छोटा हो गया, अब वो तो बन गया रहा कंपनी से, आपको तो यहाँ पर असेंबल करना है साइट पर, लाइक मेट्रो स्टेशन पर, लाइक इंडियन रेलवेज पर। तो मान लो कोई भी मेंबर छोटा आ गया, तो अगर मान लो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, अगर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो छोटे कोई मेंबर आ गया तो उसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फिट। लैक ऑफ फिट मतलब कोई मेंबर छोटा बड़ा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे कि ढंग से फिट नहीं हो रहा, इसको बोलेंगे लैक ऑफ फिट। तो अगर लैक ऑफ फिट आपका मेंबर हो रहा है और अगर वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो हम मानेंगे कि कोई भी स्ट्रेस उसके अंदर इंड्यूस नहीं हो रहा। बट अगर कोई मेंबर छोटा बड़ा आ गया और वो अगर वो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर तो 100% उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि किसी चीज को पहले ही आपने खींच दिया। मान लो कोई मेंबर छोटा है और आपने उसको जबरदस्ती करके लगा दिया तो वो तो खिंच गया, और अगर कोई खिंच गया तो उसके अंदर तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे भाई, उसके अंदर तो स्ट्रेसेस आपके जनरेट होने वाले हैं, ऐसे थोड़ी कि स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में कोई मेंबर छोटा बड़ा होता है तो उसमें स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते हैं, और इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक, इतने पॉइंट्स आफ्टर रिवाइज कराने के लिए। तो डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जब देखो होता है, अगर हम बात करें इंडिटरमिनेसी को हम डिफाइन करें, क्योंकि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये 2-10 मिनट का टॉपिक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं आगे चालू करने वाला हूँ ना वो इसका उसमें रोल है। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, हम डिस्कस करते हैं किसकी, डिटरमिनेसी की और इंडिटरमिनेसी की। तो आप देख सकते हो अगर हम बात करें कि इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर या स्ट्रक्चरल मेंबर, लाइक बीम कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। मैं अपनी साइट पर भी ये बोलता हूँ,
लोग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लिखते रहते हैं, मैंने कहा यार स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। लाइक मैं आपको कैसे बताऊं, लाइक क्योरिंग करनी है, लाइक आपने कास्टिंग कर दी तो आपको 21 दिन तक क्योरिंग करनी है। मान लो आपने एक कॉलम कास्ट करा और कॉलम कास्ट करने के बाद आपको 21 दिन तक क्योरिंग करनी है। तो हम पूछते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, भाई क्योरिंग व्योरिंग कर दी तूने? तो वो बोलता है यस सर, क्योरिंग ऑफ स्ट्रक्चर हैज बीन डन, क्योरिंग हमने कर दी है। तो मैं उसको बोलता हूँ, तूने क्या बोला? क्योरिंग ऑफ स्ट्रक्चर डन। तो मैं उसको समझाता हूँ, भाई ये स्ट्रक्चर नहीं है, अगर कोई कॉलम है तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चरल मेंबर है। तो बोलता है हाँ सर, आपसे कौन पंगा लेगा, आप तो पढ़ाते हो। एक दिन मैंने वेल्डिंग के लिए पकड़ लिया, तो बोले सर आपसे कौन पंगा लेगा, आप तो वेल्डिंग पढ़ा रहे हो, है ना। तो पंगे लेता नहीं मुझसे साइड पर, क्योंकि उनको पता ही तो पढ़ाने वाला आदमी है, तो भाई इसको नॉलेज है, किताबें पढ़ता है तो आदमी, तो कोई पंगे लेता नहीं ज़्यादातर, ठीक है। तो याद रखना, मान लो हम चलो उसकी जो बात करते हैं, अब हम इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। होता क्या है भाई, अगर आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लाइक मैं अगर 2D की बात करूँ, समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ये 2D डायमेंशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा एक मतलब है कि फोर्स लगने के पहले, अगर आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्या है, फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद अगर स्ट्रक्चर अपनी सेम पोजीशन पर खड़ा हुआ है। भाई देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपने मुझे यहाँ से धक्का मारा, देखो देखना ध्यान से, इक्विलिब्रियम क्या है, आपने मुझे यहाँ से धक्का मारा, मेरा दोस्त यहाँ पर खड़ा होकर मुझे बचा रहा है, तो आप मुझे यहाँ से धक्का मार रहे हैं, वो मुझे यहाँ से बचा रहा है, तो धक्का धक्का कैंसिल हो गया, धक्का धक्का कैंसिल हो गया। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फोर्स लगने से पहले, लाइक मैं अभी भी ऐसा खड़ा हूँ, इसने एक ने धक्का मुझे मारा बट दोस्त ने मुझे यहाँ से धक्का सपोर्ट देके बचा लिया, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है कि फोर्स लगने से पहले एंड फोर्स लगने के बाद स्ट्रक्चर अपनी सेम पोजीशन पर खड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो इंडिटरमिनेसी मतलब क्या होता है कि भैया जो अगर इन इक्वेशन से, देखो मैं बोलता हूँ, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक ये एक बीम है, ये एक बीम है, चलो इसको भी हटाओ, अलग बनाते हैं पैसे का, अलग बीम बनाते हैं, ठीक है। ये बीम है, ठीक है, ठीक है, थ्रू द कैंटिलीवर। अब अगर यहाँ पे मान लो कोई फोर्स लगा है तो यहाँ पर क्या क्या अननोन आ सकते हैं, देखो एक तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है। अब आप ध्यान से देखना भाई, देखो एक तो यहाँ पर आएगा RA, यहाँ पर आएगा मोमेंट एट A, एक आएगा यहाँ पर RB और यहाँ पर आएगा RC। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितने अननोन फोर्सेस है मुझे डिटरमाइन करने, तो आप बोलोगे, देखो ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर देखो एक तो मेरे पास MA है तो ये अननोन नंबर 1 हो गया, एक मेरे पास RA है ये अननोन नंबर 2 हो गया, एक मेरे को RB फाइंड करना है अननोन नंबर 3 हो गया, और ये C है तो ये सर अननोन नंबर 4। दैट मींस सर इस बीम में आपके 4 अननोन्स हैं। तो भाई देखो मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 1 2 3, तीन एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मैं 3 अननोन तो फाइंड कर लूंगा। पर सिंपल सी बात है, लाइक मैं आपसे पूछूं 3x, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, मैथमेटिक्स की बात में पूछूं 3x - 2y + 3z = 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिंपल सी इक्वेशन बता दी मैंने आपको, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे x फाइंड करना है, मुझे y फाइंड करना है, मुझे z फाइंड करना है, तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये सिंपल सी इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, और मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि अगर आपको x y और z को फाइंड करना है तो आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 3 अननोन है, एक x है, एक y है और एक z है। सर जितनी इक्वेशन में जितने अननोन, लाइक इस इक्वेशन में अगर 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, दैट मींस जितने अननोन्स हैं उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए। उसी तरीके से मैं अगर बात करता हूं तो 1 2 3 4 अननोन्स हैं और हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी, 3, तो इस 3 से 3 तो फाइंड हो जाएंगे भाई, 3 स्टैटिक, दैट मींस 3 इक्वेशंस से हम 3 अननोन्स तो फाइंड करने, लाइक इसमें अगर x y z फाइंड करना था तो 3 इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस थे, 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से मैं 3 अननोन्स तो फाइंड कर लूंगा, बट ये चौथा फाइंड नहीं कर पाऊंगा। दैट मींस इसी को बोलते हैं हम इनडिटरमिनेसी। और कौन सी बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे, ओनली स्टैटिक की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन में 1 2 3 4 अननोन है और मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी, 3, तो 3 इस इक्वेशन से मैं 3 अननोन तो फाइंड कर लूंगा, बट चौथा अननोन फाइंड नहीं कर पाऊंगा, पर 4th अननोन में फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल सी फंडा है, अगर मुझे 4th अननोन आपको फाइंड करना है
अगर मुझे यहाँ पर फोर्थ अननोन फाइंड करना है तो मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगी, मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन मुझे चाहिए होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करता हूँ तो ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, तो ये जो एक्स्ट्रा था ना, जो मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नेट फाइंड करवाया, इसी को बोलते हैं हम इंडिटरमिनेसी। और इंडिटरमिनेसी भी कौन सी? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्योंकि भाई मैंने आपको काइनेमेटिक भी पढ़ा के रखी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इंडिटरमिनेसी का करते हैं तो बात वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो बात एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ अननोन्स। देखो मैं टॉपिक अपने थर्ड यूनिट पर 5-10 मिनट के अंदर आने वाला हूँ, 5 मिनट के अंदर मैं अपनी यूनिट पर आ जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं कि सर अननोन्स होते हैं, अब देखो दो टाइप के अननोन्स हैं। अगर स्टैटिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। और अगर काइनेमेटिक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ अननोन मूवमेंट्स। अननोन मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट्स का मतलब क्या है? एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं आपको बहुत अच्छी बीम बना के दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। देखो एक बीम बनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इस तरीके की, 1 2 3 4, ठीक है भाई। इस पर फोर्स लगा दो, लगा दीजिए, ये W1 लगा दिया, ये W2 लगा दिया, ये W3 लगा दिया, 3 फोर्सेस आपने लगा दी है, ठीक है भाई। तो भाई क्या क्या इसके अंदर रिएक्शंस आएंगी? यहाँ पर आएगी RA आएगी, यहाँ पर RB आएगा, यहाँ पर RC आएगा, और यहाँ पर RD आएगा। ABCD मान लेते हैं। अब उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर थीटा A आएगा, यहाँ पर थीटा B आएगा, यहाँ पर थीटा C आएगा, प्लस सेंटर में डिफ्लेक्शन भी आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट मींस रोटेशन, दैट मींस स्लोप, एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मींस डिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन मींस डिफ्लेक्शन। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ट्रांसलेशन मींस डिफ्लेक्शन। बोलोगे सर मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है? ये जो अननोन्स है ना, लाइक फोर्सेस। देखो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको हमेशा फोर्सेस पता था, एक होता है इंटरनल फोर्सेस, एक होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्स अभी आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा भाई। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बताता है फोर्सेस को, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताता है मूवमेंट्स को। फोर्सेस मींस दो टाइप के फोर्स होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं, ये कौन से फोर्सेस हैं? लाइक RA, RB, RC, RD, ये हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस। आप बोलोगे सर RA, RB, RC, RD, सर ये कौन से फोर्सेस हैं? मैं बोलूंगा अननोन फोर्सेस हैं, अननोन रिएक्शंस हैं। सर तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, इंटरनल। भाई साहब ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल इंडिटरमिनेसी, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो एक्सप्लेन करता है ये रिएक्शंस को, लाइक जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। ये W1, W2, W3 क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। तो सर इंटरनल क्या है? भाई किसी भी मेंबर पर फोर्स लगता है तो उसके अंदर एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है। आप बोलोगे सर ये इंटरनल फोर्सेस क्या है? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इंटरनल फोर्सेस। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये सब इंटरनल फोर्सेस होते हैं। क्योंकि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दो टाइप की इंडिटरमिनेसी को डिफाइन करता है इंटरनल की। जब वो इंटरनल की बात करता है, जब इंडिटरमिनेसी की बात होती है, लाइक देयर आर सम अननोन्स व्हिच कैन नॉट बी फाइंड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अलोन। ऐसे अननोन्स हैं स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर जो कि आप ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब वो बात करता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की तो फोर्सेस को बता रहा है, और जब बात होती है काइनेमेटिक की तो वो मूवमेंट्स को बता रहा है। तो जब स्टैटिक की बात होती है तो वो दो टाइप की फोर्सेस आपको बताएगा। एक बताएगा वो आपको इंटरनल फोर्सेस, कि इतने इंटरनल फोर्सेस फाइंड नहीं हो पा रहे, इतने इंटरनल फोर्सेस फाइंड नहीं हो पा रहे बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन वी मेक कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। हम अलग अलग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को बनाते हैं। ध्यान से देखना मेरी बात को, यार कितना अच्छा लग रहा मुझे तीनों बात पढ़ा के, ठीक है। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो जो बीम के अंदर शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, एक्सियल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है। जब बीम में बेंडिंग मोमेंट आएगा तो क्या डेवलप होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। शियर फोर्स आएगा तो क्या डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस। लाइक कंप्रेसिव और टेंसाइल, एक्सियल तो क्या होता है? कंप्रेसिव है, टेंसाइल। तो ये होते हैं इंटरनल फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी फाइंड बाय, अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब जब एक्सटर्नल की बात आती है तो वो ओनली बात होती है रिएक्शंस की। रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होती है ना बीम के अंदर, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है।
अभी धीरे धीरे करके पास और काइनेमेटिक क्या बताता है भाई? काइनेमेटिक डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अब मैं बताता हूँ कि लड़का अगर 190 पे बाइक चलाएगा तो कुछ ना कुछ लफड़ा तो होगा। अगर लड़का 100, वैसे मैंने बताया मेरी लाइफ में चेंजेस क्या है, चेंजेस यही हुए हैं यार कि जब पहले कोटा जाता था तो जो जयपुर से कोटा का रूट है वो बहुत धांसू है। लाइफ में चेंजेस होते धीरे धीरे करके। मेरे जो आपने, मैंने भी अपने ज़माने में, मेरे पास FZ थी, FZ जिसको आप बोलते हो, मैंने बहुत स्टॉपी वैली मारी यार उसमें, बहुत अगले टायर पे पीछे स्टॉपी वैली बहुत मारी मैंने। अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो जो बाइक है उसमें स्टॉपी वैली मर ही नहीं सकती है, ठीक है वो तो छोड़ो। जब मैं पहले अपने होम टाउन जाता था तो जब मैं जयपुर से कोटा जाता था तो जयपुर से कोटा का रूट बहुत अच्छा है, खाली खाली रहता है, रोड बहुत शानदार है भाई। हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भैया रोड्स बहुत धांसू बनाए, राजस्थान में रोड्स बहुत अच्छी हैं। तो जो जयपुर से जाता था कोटा तो उसमें रोड्स बहुत अच्छी थी। डिफरेंस क्या है, पहले 190 पे जाता था, अब ओनली 90 पे जाता हूँ। जोश में पहले 190 पे ट्रैवल करता था, 180 190 में उड़ाता हूँ गाड़ी। आजकल मैं बस ओनली 90 पे चलता हूँ। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती रहती है। ऐसा नहीं हो मैं 100% मैच्योर हो गया, अभी भी गड़बड़ है, बट हाँ गाड़ी में तो मैच्योरिटी आ गई है। मैं आजकल 90 पे 100 पे ज़्यादा नहीं चलाता, पहले 190 है, 200 तो नहीं खींची मैंने, मेरी मैक्सिमम 190 है, 190 किलोमीटर पर 190 स्पीड चलाई है मैंने। उड़ती है गाड़ी, उड़ना इसको बोलते हैं ना, रॉकेट है। वैसे मेरे पास वैसे भी रॉकेट है, मैं रॉकेट जबरदस्त पिकअप है मेरी गाड़ी का, उड़ती है वो एकदम से, है ना, ठीक है। तो चलो छोड़ा आगे बातें। तो हम जब बात करते हैं काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी की, तो हाँ मैं सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि भाई किसी को फ्रीडम दोगे तो जैसे लाइक मान लो एक लड़का, मैं एग्जाम्पल भी कर रहा था आपको, अगर फ्रीडम किसी को ज़्यादा दोगे तो वो तो हाथ से निकलेगा ना। बच्चों को अगर फ्रीडम दोगे तो हाथ से निकलेगा। तो अगर स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, सपोर्ट मूव कर गया, सपोर्ट में डिफ्लेक्शन हो गया, या सपोर्ट में आपका रोटेशन हो गया। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इस सपोर्ट में क्या हो रहा है, इस सपोर्ट में रोटेशन हो रहा है, स्लोप आ रही है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मींस इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भाई? बच्चों को फ्रीडम दोगे तो बिगड़ेंगे ना। उस तरीके से सपोर्ट्स को फ्रीडम मिलेगी तो वो भी बिगड़ते हैं। जिस तरीके से बच्चों को फ्रीडम देके बच्चे बिगड़ते हैं, उस तरीके से अगर आपके पास सपोर्ट की फ्रीडम है तो उसमें भी सपोर्ट बिगड़ जाता है। यहाँ पर इसने स्लोप दे दिया, अरे स्लोप पे लड्डू थोड़ी खा के मजा आ गया, स्लोप तो फेलियर है। फेलियर का मतलब है हमारे लिए स्ट्रक्चर्स में स्लोप या डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो जिस लाइक आपको पता है ना फिक्स सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हिंज की कितनी होती है, रोलर की कितनी होती है, मैंने आपको सब बता के रखा है, आपको हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस सपोर्ट की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई तो उसके अंदर तो मूवमेंट्स आएंगे। अगर सपोर्ट्स की लाइक अगर मैं आपसे बात करूं इस जगह की, अगर मान लो 3 सपोर्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक है फिक्स सपोर्ट, एक है हिंज सपोर्ट और एक है रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है ना, तो स्लोप आती है, यहाँ पर स्लोप भी 0 होती है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी 0 होता है और मूवमेंट भी इसका कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0। बेचारे को फ्रीडम ही नहीं दी। अच्छी बात है ना, जब फ्रीडम नहीं है तो उसके अंदर आपके मूवमेंट भी नहीं होंगे। अब स्ट्रक्चर में मूवमेंट होता है तो कोई अच्छी बात थोड़ी, वो तो बेकार बात है। तो हमें तो यही करना है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर मूवमेंट ना हो। कोई भी क्या बोला, स्ट्रक्चर हमेशा जैसा खड़ा है वैसे ही खड़ा रहना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर जैसा खड़ा था और वैसे ही खड़ा रहना चाहिए तो वो तभी पॉसिबल जब उसके अंदर मूवमेंट्स ना हो। मूवमेंट्स मींस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, समझो मेरी बात, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सब एक ही चीज है, स्लोप का मतलब रोटेशन होता है, सब बता रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 है। अगर मैं हिंज की बात करूँ तो हिंज में क्या आता है, ओनली स्लोप आता है। यहाँ पर ना ये एक्स मूव कर सकता है ना वाई में ना जेड में, तो ओनली इसके अंदर क्या कमी है कि भाई ये तो यार एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी एक कमी क्या है कि इसके अंदर स्लोप आती है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2, सॉरी 1, क्योंकि एक ही कमी है ना इसके अंदर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, आगे की बात क्या है भैया कि सर रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट क्या है, देखो वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर पाता। देखो नीचे जमीन है तो नीचे दब तो नहीं पाएगा, इधर तो नहीं जा पाएगा, तो ये वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं करता, बट ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया मूवमेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, दूसरा यहाँ पर स्लोप आ जाती है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। तो दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई तारीफ वाली चीज नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बेकार है। जितनी फ्रीडम सपोर्ट को दोगे वो तो भागेगा, और भागेगा तो स्ट्रक्चर फिर घूमेगा इधर उधर। स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन पर एक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैसे खड़ा हो पाएगा स्ट्रक्चर। तो भैया हमें स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाने हैं कि सपोर्ट्स की जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, लाइक फिक्स सपोर्ट की तरह सुधरा हुआ बच्चा,
सुधरा हुआ बच्चा बेचारा डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो अननेसेसरी के स्लोप और डिफ्लेक्शन नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें अगर रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम अवॉइड करेंगे रोलर सपोर्ट का, अवॉइड करेंगे। अब रोलर सपोर्ट भी बहुत जगह दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो मैंने आपको बता रखा है, और अभी आगे जरूरत पड़ी तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो दैट मींस काइनेटिक इंटेंसिटी, दैट मींस काइनेटिक इंटेंसिटी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि बच्चा कितना बिगड़ा हुआ है, सपोर्ट कितना बिगड़ा हुआ है, ये आपको काइनेटिक इंटेंसिटी बताता है कि भैया ये तो रोलर सपोर्ट है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 है, ये तो सबसे बिगड़ा सपोर्ट है, सबसे बिगड़ा बच्चा है ये, इसकी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट मींस के बाद तो 2 मूवमेंट्स होंगे, ट्रांसलेशन होगा, एक स्लोप होगा, और ये कोई फायदे की चीजें नहीं है, बेकार चीज है। अननेसेसरी के मूवमेंट अगर स्ट्रक्चर में होंगे, स्ट्रक्चर तो ऐसे करके भागता फिरेगा, स्ट्रक्चर तो वेव ऐसे लाके ऐसे लाता रहेगा फिर अपने अंदर, वो मजा वाली बात नहीं है ना। कहने का मतलब क्या, दैट मींस काइनेमेटिक इंटेंसिटी डिफाइन द नंबर ऑफ अननोन विद मूवमेंट्स, मूवमेंट मींस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, दैट मींस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी, ये था पिछला कुछ रिवीजन, ये था पिछला कुछ रिवीजन। अब मैं आपको मेन चीज बताऊंगा आगे की, पानी पी लेता हूँ एक सेकंड, अब मुझे प्यास लगने लग गई है, एक सेकंड वेट करो, चालू करते हैं, ठीक है। अब आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने 2 बीम्स बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपके सामने 2 बीम्स बनाकर दिखा रहा हूँ, आप मुझे उसकी चीजें कुछ बताना, ठीक है भाई। मैं आपसे सिंपल सी 2 बीम बनाता हूँ आपको, ठीक है। देखो बीम नंबर 1, चल भाई लिखने की तो क्या है, बना देता हूँ ना। कंटिन्यूअस बीम है, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। अब मैं अपनी यूनिट चालू करता हूँ, हिंज सपोर्ट है, और एक ये तो मैंने क्या करा आपको कंटिन्यूअस बीम बना दी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बीम और बना रहा हूँ, 2 बीम्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। 2 बीम्स आपके सामने और बना रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 2 बीम्स मैंने आपके सामने, कंटिन्यूअस बीम है, वो फिक्स कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों ही कंटिन्यूअस बीम है, मतलब कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, जब 2 सपोर्ट से ज्यादा जो बीम होती है, 2 सपोर्ट से ज्यादा जो बीम होती है तो कंटिन्यूअस बीम बोला जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपसे मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, बस मुझे बताना। और हाँ, एक सब्जेक्ट का नाम और बता दो, अब मैं 2 सब्जेक्ट चालू करूंगा डेली, क्योंकि मैंने वो टच पैड नहीं होता, टच पैड समझते हो ना, टच पैड क्या होता है, वो हम लिखते रहते हैं तो वो अपने आप, टच पैड मैंने मंगा लिया है, ठीक है। अब आप बता देना मुझको, टच पैड मैंने मंगा लिया है, अब मैं आपको टच पैड से भी पढ़ाऊंगा। होता क्या, लाइक मैंने आपको बोला कि भैया हमें 12-13 घंटे बाहर रहना पड़ता है, जब वो नहीं था ट्रैवल वाला टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे एक सब्जेक्ट और देना, बट वो मैं टच पैड से, दैट मींस मेरा एक लेक्चर तो इसमें बोर्ड पे होगा और एक मेरा टच पैड पे होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को 2 लेक्चर्स दिन के देने ही हैं, तो आप मुझे फटाफट दूसरा सब्जेक्ट बता दो ताकि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी चालू कर दूँ, ठीक है। ये 2 बीम्स हैं, इन 2 बीम्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई मान लो वर्टिकल लोड है, एक्चुअली लोड तो वर्टिकल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स इंक्लाइन हो सकता है, लोड फोर्स लोड में डिफरेंस पता ना, फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट लोड्स ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, फोर्स किसी डायरेक्शन में हो सकता है। जो हमने वर्टिकल फोर्स लगा दिया, यहाँ पर भी वर्टिकल फोर्स लगा दिया, अब मेरे को ध्यान से देखना। अब आ जाओ नंबर ऑफ अननोन्स पर, अब जब आप इसमें वर्टिकल लोड लगा दिए तो कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर देखो ये A है, ये B है, तो RA, RB, RC एंड R, सर देयर आर 4 अननोन रिएक्शन, यहाँ पर 4 अननोन रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी लोड लगाया तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आएगी, RA, बट ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर मूवमेंट भी डेवलप। अब देखो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो मैं हॉरिजॉन्टल, देखो हिंज सपोर्ट पर 2 रिएक्शंस आती है, एक आती है वर्टिकल रिएक्शन और एक आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। बट क्या मैंने बीम में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर इंक्लाइन या हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बोलोगे नहीं। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल आपका रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा, यहाँ पर ओनली डाउनवर्ड फोर्स है तो यहाँ पर ओनली डाउनवर्ड रिएक्शन डेवलप होगा, डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर वर्टिकल लोड लगा हुआ है, वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, RA आएगा, यहाँ पर आपका RB आएगा, यहाँ पर आपका RC आएगा और यहाँ पर आपका RD आएगा। देखो मैं मुद्दे पर आने वाला हूँ। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ कि यार RA, RB, RC, RD, देखो यहाँ पर मूवमेंट भी आएगा,
एम एक भी फिक्स सपोर्ट है, एक तो बच्चों वाली चीज है बनाने की होती है, और यहाँ पर आपका एम डी आएगा, एम डी। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं कि मुझे दोनों बीम्स की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डिटरमाइन करके दो, अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं कि मुझे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डिटरमाइन करके दो, तो सबसे पहले मैं स्टैटिक की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहीं से पूरा गेम है, यही पूरा गेम चालू होगा यहीं से। अगर हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें तो भाई जितने अननोन फोर्सेस है लाइक 1 2 3 4, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अब ध्यान से देखना। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, fx is equals to 0, fy is equals to 0 and मोमेंट इन z डायरेक्शन is equals to 0, 3 है। अब इन देखो यहाँ पर क्या है, मोमेंट एट a is equals, यहाँ पर क्या होता है, हिंज सपोर्ट में मोमेंट क्या होता है, 0, मोमेंट एट a is equals to 0, यहाँ पर क्या है, मोमेंट एट a b c d आएगा है ना, मोमेंट एट d is equals to 0। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, बोलोगे सर नहीं लग रहा। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा तो हॉरिजॉन्टल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी यूज नहीं होगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लाइक fx तब यूज होती है जब स्ट्रक्चर के अंदर या स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 1 2 3, क्या यहाँ पर इस बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बोलोगे नहीं। क्या मैं बोलूंगा वर्टिकल फोर्सेस है, हाँ बोलोगे हाँ है, 1 2 3 4 वर्टिकल फोर्सेस है, आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोलूंगा वर्टिकल फोर्सेस है, अगर मैं बोलूंगा वर्टिकल फोर्सेस है, अगर वर्टिकल फोर्सेस है तो वर्टिकल इक्वेशन स्टैटिक इक्वेशन यूज करूंगा, हाँ। अब बोलोगे सर मोमेंट यूज करूंगा, बिल्कुल यूज करोगे। यहाँ पर मोमेंट कितना है, 0, यहाँ पर मोमेंट कितना है, 0। तो जब यहाँ पर मोमेंट 0 है, दोनों सब हिंज सपोर्ट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो भी 0 ही आएगा। तो दैट मींस मैंने समेशन ऑफ मोमेंट यूज करा है। दैट मींस इन दिस केस फॉर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वी यूज ओनली समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ, दैट मींस दो स्टैटिक इक्वेशन है मेरे पास, दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास। कौन सा, f मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड fy इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, यहीं से यूनिट निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर अननोन कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करूं तो अननोन कितने हैं, 1 2 3 4 माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी यूज कर रहे हो, 2। तो यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ रही है, 2। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं, ध्यान से देखना तभी मजा आएगा। जब तक ध्यान से नहीं देखोगे तब तक इस यूनिट को ध्यान से देख नहीं पाओगे। अगर अब मैं आपसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बता दी मैंने, 4 2 आई, अब काइनेमेटिक देख लेते हैं। अगर मैं इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपको बताऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करो, सारे हिंज सपोर्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, 1। भाई हिंज सपोर्ट की डिग्री स्लोप आती है, इसमें रोटेशन आता है, तो 1 डिग्री मतलब कितनी बुरी आदत है इसके अंदर, एक ही बुरी आदत है, ना ये x में हिलता है ना ये y में हिलता है, बट ये स्लोप दे देता है, सारे के सारे स्लोप देंगे। देखो रोलर सपोर्ट हो जाता है तो हिल जाता है, तो उसमें 2 बुराइयां हैं। हिल सपोर्ट में एक बुराई की उसके अंदर स्लोप आती है, मैं आपको फिर बता रहा हूं आपको, एंड थीटा की कितनी बुराइयां दिख रही हैं इसके अंदर, सब 4 स्लोप आता है इसके अंदर, 4 बुराइयां इसके अंदर। तो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कितना होती है भाई, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सबको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ रही है, 4। यहाँ पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ रही है, 2। अब ध्यान से देखना। अब अगली बीम पर आते हैं। अब अगर मैं एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड वेट करो बस, मैं कॉल रिसीव कर लूँ, ठीक है। अब देखो तो बीम नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे, और बीम नंबर 1 में जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आई है 4 मिनट, तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बीम नंबर 1 में जो अननोन्स हैं, अननोन फोर्सेस हैं, अगर हम बात करें बीम नंबर 1 में जो अननोन फोर्सेस हैं वो 2 हैं, और बीम नंबर 1 में जो अननोन मूवमेंट्स हैं वो 4 हैं, थीटा ए, थीटा बी, थीटा डी, थीटा सी। तो देखो मैंने आपको स्टैटिक जो इंडिटरमिनेसी थी वो स्टैटिक थी, जो फोर्सेस को एक्सप्लेन करती थी, और जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी थी वो मूवमेंट्स को। तो इसके अंदर कितने मूवमेंट है, 4। तो यहाँ पर मूवमेंट कितना है, 4 मूवमेंट आपके 4। अब आप ध्यान से देखना, अब आ जाओ इधर। अगर मैं इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिटरमाइन करूं, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, ma, यहाँ पर md। देखो स्टैटिक यहाँ पर भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ओनली 2 स्टैटिक, दैट मींस मैं 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करूंगा। समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें कोई भी नहीं है, तो मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को भी यूज नहीं करूंगा, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो ये आपके 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अननोन, देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 2, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी यूज करें, 2। दैट मींस इसके अंदर 4 अननोन फोर्सेस हैं, अननोन फोर्सेस।
अब डिस्प्लेसमेंट की मूवमेंट की बात करते हैं। देखो फिक्स सपोर्ट का स्लोप नहीं आता, फिक्स सपोर्ट एक सेकंड, देखो ये इस तरीके से आएगा, फिक्स सपोर्ट में तो स्लोप होती नहीं है, जीरो होती है, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ना फिक्स सपोर्ट एक्स डायरेक्शन में मूव होता है, ना फिक्स सपोर्ट वाई डायरेक्शन में होता है। तो देखो तीन टाइप की, देखो फिक्स सपोर्ट अपनी पोजीशन से नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता, ठीक है। क्या इसके अंदर स्लोप है? नहीं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जीरो। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? जीरो। कितनी है? जीरो। हिल सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है भैया? इसके अंदर स्लोप आएगी थीटा बी एंड थीटा सी, भाई स्लोप आएगी इसके अंदर। बाकी तो एक्स वाई में मूवमेंट नहीं है हिल सपोर्ट का। भाई देखो फिक्स सपोर्ट ना एक्स वाई में मूव करता है ना उसके अंदर स्लोप होती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? जीरो। तो दो फिक्स सपोर्ट थे, ध्यान से देखना, दो सपोर्ट्स थे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जीरो। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जीरो। हिंज सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक, क्योंकि रोलर की होती है दो, हिंज की होती है एक, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन आता है, रोलर आगे पीछे भी मूव करता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जीरो एक, देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बीम के अंदर अननोन फोर्सेस कितने, तो आप लोगों को चार अननोन फोर्सेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि बीम नंबर 2 में कितने अननोन फोर्सेस है, तो आप लोगों को बीम नंबर 2 में चार अननोन फोर्सेस हैं, चार अननोन फोर्सेस हैं। और इसमें अगर हम काइनेमेटिक इंटरफेरेंस देखें तो इसकी तो जीरो जीरो, इसकी कितनी है? दो। दैट मींस दो अननोन मूवमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखना, अननोन मूवमेंट्स हैं जो आप स्टैटिक, दैट मींस अब इस बीम ने क्या बताया, इस बीम के अंदर ऐसे चार अननोन फोर्स, सॉरी अब देखो दो बीम को कंपेयर कर रहा हूं। इस बीम के अंदर ऐसे दो अननोन फोर्सेस हैं जो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर हम इस बीम की बात करें तो इस बीम के अंदर ऐसे चार मूवमेंट हैं जो हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या बताती है, कितने एक्स्ट्रा फोर्सेस या मूवमेंट हैं जो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, एंड यू नीड एक्स्ट्रा इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह देखूं तो इस जगह आप देख सकते हो कि भैया बीम नंबर 1 में तो भैया अननोन फोर्सेस तो दो हैं और अननोन मूवमेंट लाइक रोटेशन एंड ट्रांसलेशन चार है, चार है। बीम नंबर 2 में अननोन फोर्सेस तो चार हैं, अननोन फोर्सेस तो चार है, बट अननोन मूवमेंट्स कितने हैं? दो हैं। तो क्या कंपेयर कर सकते हो कि यहां पर जो स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी छोटी है इन कंपैरिजन टू काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। दैट मींस यहां पर डिग्री ऑफ स्टैटिक, इस वाले बीम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस बीम नंबर 1 में तो डिग्री ऑफ जो स्टैटिक, जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो बड़ी है स्टैटिक से। और अगर आप यहां पर देखोगे तो स्टैटिक बड़ी है इन रेस्पेक्ट टू, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस वाले केस में स्टैटिक तो बड़ी है इन कंपैरिजन टू काइनेमेटिक, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि बीम नंबर 1 में स्टैटिक छोटी है और बीम नंबर 2 में स्टैटिक बड़ी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टीचर आपसे ये बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, टीचर आपको ये बोलता है कि भैया तू एक काम कर, दो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मैं तेरे को 10 में से 10 मार्क दूंगा, या तू चार क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मैं तेरे को 10 में से 10 मार्क दूंगा। आपका टेस्ट चल रहा था 5वीं क्लास का, आप 5वीं क्लास में थे, सब 5वीं क्लास, मुझे जो दिख रहा है वो 5वीं क्लास में तो 100% होगा, नो डाउट। ऐसा कोई इंसान नहीं मिल सकता मुझे जो बोले कि सर मैं तो डायरेक्टली आया हूँ 5वीं क्लास में, मैं था ही नहीं। तो 5वीं क्लास में आपका टीचर टेस्ट ले रहा था, टीचर ने बोला कि अगर तू दो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो भी मैं तेरे को 10 में से 10 दूंगा, तू चार क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो भी मैं तेरे को 10 में से 10 दूंगा। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर क्या बोलता है कि यार जब मेरे को दो क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 में से 10 मार्क्स मिल रहे हैं और चार क्वेश्चन में भी मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं कौन सा सॉल्व करूंगा? मैं भैया अब ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मुझे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अननोन फोर्सेस कितने थे? दो। और यहाँ पर अननोन मूवमेंट्स कितने हैं? चार। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टीचर क्या बोलता, टीचर बोलता कि भैया दो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो भी 10 में से 10 दूंगा, चार क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो भी 10 में से 10 दूंगा। तो भैया जब मुझे पता है कि जब मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब मुझे पता है कि यहाँ पर अननोन फोर्सेस, दैट मींस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी छोटी है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी छोटी है, तो भैया मैं तो इन्हीं को सॉल्व करूंगा ना, ध्यान से देखना।
और अगर मैं बीम की यहाँ पर बात करता हूँ, सेकंड बीम की, तो यहाँ पर काइनेमेटिक छोटी है, तो भैया मैं तो इसी को सॉल्व करूंगा ना। जब मेरे को 10 में से 10 टीचर दे रहा है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले बीम में ये 2 अननोन फोर्सेस फाइंड कर लूंगा, तो मुझे 10 में से 10 मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 अननोन मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी छोटी है, तो भैया मैं ये सॉल्व करूंगा ना। कहने का मतलब क्या, आप ध्यान से देखना, हमने प्रेफरेंस दी कि भैया जब मेरे को पूरे मार्क्स, या तो मैं इसको फाइंड करूं, 2 फोर्सेस को फाइंड करूं, या 4 मूवमेंट को फाइंड करूं, तो टीचर ने तो बोला 2 फाइंड कर ले, पूरे मार्क्स दे दूंगा। यहां पर आपको 4 अननोन फोर्सेस फाइंड करने थे, बट आपके जो मूवमेंट्स हैं वो 2 हैं। जो आपके मूवमेंट्स हैं वो कितने हैं, आपके 2 हैं। तो टीचर क्या, समझ रहे हो मेरी बात, लालच लाना है, कम में फायदा, कम करके फायदा, यहाँ पर 2 कम करके फायदा। अब ध्यान से देखो, जब ये कम की बात है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स, और यहाँ पर कम क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट। अब ध्यान से देखना, दैट मीन्स यहाँ पर जो कम थे, यहाँ पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी छोटी थी काइनेमेटिक्स से, यहाँ पर स्टैटिक बड़ी थी काइनेमेटिक्स से। तो जो छोटा छोटा है मैंने उठा लिया, यहाँ पर छोटी कौन सी थी, स्टैटिक, काइनेमेटिक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स। तो पहला बन गया आपका फोर्स मेथड। पहला क्या बन गया आपका, दैट मींस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर्स को सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम जो स्ट्रक्चरल मेंबर को यूज करेंगे, मेथड को यूज करेंगे, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज फोर्स मेथड। फोर्स मेथड कौन सा होता है, जिसमें स्टैटिक ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा। फोर्स मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को यूज सॉल्व करने के लिए, लाइक उसके अंदर फोर्सेस और मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज फोर्स मेथड, अनदर इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम जो मेथड यूज करेंगे, एक करेंगे फोर्स मेथड। अब फोर्स मेथड क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होती है, उसी को यूज करेंगे। क्योंकि होगा क्या, जब इन 2 फोर्सेस को यूज फाइंड कर लूंगा ना, उसके बाद ये 4 अननोन अपने आप फाइंड हो जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये 2 अननोन फोर्सेस में फाइंड कर लूंगा ना, ये चारों अपने आप फाइंड हो जाएंगे। और यहां पर क्या था, जब मैं इन 2 मूवमेंट को फाइंड करूंगा ना, चारों अपने आप फाइंड हो जाएंगे। यही है फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में फोर्स मेथड क्या होता है, जब आपकी जिस स्ट्रक्चरल मेंबर की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम हो, वहां पर हम फोर्स मेथड यूज करेंगे। और जिस स्ट्रक्चरल मेंबर में आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कम हो, वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। क्योंकि कम से देखो 2 फाइंड करूंगा, 4 अपने फाइंड हो जाएंगे। 4 ये 2 मूवमेंट्स फाइंड करूंगा, 4 अननोन फोर्सेस अपने आप फाइंड हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लेक्चर को एंड करता हूं। दैट मींस मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, वन इज फोर्स मेथड एंड अदर इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिख लो इसको, जहां पर लिख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।